हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संप्रेषण, संचार, कम्युनिकेशन। संप्रेषण अथवा संचार की उचित व्यवस्था में कोई भी प्रशासकीय संगठन कार्य नहीं कर सकता, और यदि संगठन अपने स्वरूप में अत्यधिक विस्तृत हो तब तो वह अनिवार्य हो जाता है कि उसके संचालन अथवा नियंत्रण के स्तर पर कार्य की प्रगति पर्याप्त सूचनाएं निश्चित समय पर मिलती रहे। संप्रेषण व्यवस्था का प्रशासन का प्रथम सिद्धांत माना जाता है। संगठन में आंतरिक सहयोग और समन्वय का समायोजन की प्राप्ति के लिए संप्रेषण व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है। प्रभावशाली संप्रेषण व्यवस्था के बिना किसी भी संगठन या अभिकरण के उद्देश्यों की सफलता संदिग्ध रहती है। संप्रेषण के माध्यम से ही प्रशासन के विभिन्न स्तरों और प्रशासन तथा जनता के बीच सही रूप में संपर्क किया जा सकता है। यह एक जानी मानी बात है कि यदि सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उद्देश्य से भलीभांति परिचित होंगे तो वे न केवल अपने कार्य की सार्थकता अधिक समझ सकेंगे बल्कि कार्य का संपादन भी अधिक निष्ठा के साथ कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि अधिकारियों और कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त होगा तो वे उनके सहयोग के बल पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे ढंग से कर सकेंगे। आज के लोकतांत्रिक युग में प्रशासन और जनता के बीच संपर्क रहना भी आवश्यक है। यदि प्रशासन जनता से अलग थलग रहता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई मूल्य नहीं रह जाता। यही कारण है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सरकारी विभागों में सूचना, प्रचार, जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। आज लगभग सभी राज्यों सरकारों ने सूचना प्रकाशन लोक संपर्क विभाग स्थापित कर दिए हैं। प्रबंध संबंधी साहित्य संप्रेषण विषयक लेखों से परिपूर्ण है। वस्तुतः आज का युग संप्रेषण का या संचार का व्यवस्था का युग है। संचार व्यवस्था के कारण ही आज औसतन दर्जे का आदमी भी अपनी सरकार और अपने पड़ोसियों से अधिक निकट है तथा वह अपने चारों ओर के जीवन से अधिक एकरूपता अनुभव करता है। अब लेते हैं संचार या संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण व्यवस्था का आज से सूचना या संदेश भेजने की व्यवस्था मात्र नहीं है। लोक प्रशासन के संबंध में इसका अर्थ अधिक व्यापक है तथा प्रशासन के विभिन्न स्तरों के बीच विचार विमर्श एवं मिलजुल कर काम करना इसकी परिधि में समाविष्ट है। संप्रेषण के मूल में यह विचार निहित है कि व्यक्ति समस्याओं पर परस्पर मिलजुल कर विचार करें और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर सामंजस्यपूर्ण ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें ताकि वे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सुगमतापूर्वक बढ़ सकें। इसलिए संप्रेषण की परिभाषा समझबूझ के रूप में दी जा सकती है। जैसा कि मिलेट ने संप्रेषण को किसी साझे के प्रयोजन की साझा समझ के रूप में परिभाषित किया है। इसी प्रकार टीड ने भी इसी प्रकार का विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि संप्रेषण का मूल समान विषयों पर मस्तिष्कों में मेल स्थापित करना है। साइमन ने लिखा है कि प्रचार के रूप में संप्रेषण को किसी भी ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जिसके द्वारा निर्णयों को संगठन के एक सदस्य से दूसरे सदस्य तक पहुंचाया जा सके। पिपनर ने इसे प्रबंध का हृदय से विश्लेषित किया है। प्रत्येक संगठन में संप्रेषण व्यवस्था का एक दुतरफा यातायात के समान होता है, अर्थात उच्च अधिकारी अपने निर्णयों की अधीनस्थ कर्मचारियों तक आदेश निर्देशों आदि तक पहुंचाते हैं और इसी प्रकार अधीनस्थ कर्मचारियों ने उन्हें प्रत्येक परिस्थिति, तथ्य और सूचना की प्राप्ति होती रहती है।
बिना तथ्यों, आंकड़ों, सूचनाओं की समुचित जानकारी के उच्चाधिकारी प्रभावी निर्णय नहीं ले सकते। इस प्रकार संप्रेषण ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में होता है, अर्थात आदेश और निर्देश ऊपर से नीचे आते हैं, जबकि तथ्य और आंकड़े नीचे से ऊपर जाते हैं। संप्रेषण समवर्ती धरातल पर भी होता है। नेक्स्ट लेते हैं संप्रेषण के माध्यम। संप्रेषण अनेक माध्यमों द्वारा संभव है, जिन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 श्रव अर्थात सुनना। नंबर 2 दृश्य अर्थात देखना। तीसरा है दृश्य श्रव अर्थात देखना और सुनना। तो पहला लेते हैं श्रव्य अर्थात सुनना। इस माध्यम के उदाहरण हैं सम्मेलन, समितियां, साक्षात्कार, टेलीफोन, रेडियो, प्रचार, जनसभाएं आदि। ये सारे श्रव्य हैं, यानी सुनने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट लेते हैं दृश्य विजुअल अर्थात देखना। इस माध्यम के अंतर्गत लिखित संप्रेषण यथा परिपत्र, पुस्तिकाएं, प्रतिवेदन, विवरणिका, हस्तलेख आदि तथा चित्रण, जैसे चित्रण के अंदर अपन ले सकते हैं फोटो, पोस्टर, व्यंग्य चित्र, झंडे, स्लाइड्स आदि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट लेते हैं दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल अर्थात देखना और सुनना दोनों। इस माध्यम के द्वारा बोलते चलते चित्र, दूरदर्शन, व्यक्तिगत प्रदर्शन आदि हैं। उपयुक्त तीनों में से प्रत्येक माध्यम के अपने अपने गुण तथा अपनी अपनी सीमाएं हैं। यह प्रबंधक अथवा निष्पादक पर निर्भर है कि वह इस बात का निर्णय करें कि कब कौन सा संप्रेषण माध्यम उपयुक्त होगा। आजकल व्यापारिक और प्रशासकीय दोनों ही प्रकार के संगठनों में संप्रेषण को प्रभावित करने के लिए सम्मेलन प्रणाली का प्रयोग बढ़ गया है। यह प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे विलंब नहीं होता, पत्र व्यवहार भी कम होता है और लाल फीताशाही नहीं पनप सकती। नेक्स्ट लेते हैं संप्रेषण की प्रभावशीलता को बढ़ाने वाले तत्व। संप्रेषण को बढ़ाने वाले जो प्रभावशाली तत्व हमारे हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 संप्रेषण यथासंभव स्पष्ट और सभी आवश्यक बातें से युक्त होना चाहिए। संप्रेषण तथा संचार की शब्दावली का विस्तृत होना आवश्यक है। महत्वपूर्ण शब्दों को बार बार दोहरा देना तथा महत्वपूर्ण आदेशों और निर्देशों पर विशेष बल देकर उन्हें व्यक्त करना ही संप्रेषण की सफलता का द्योतक है। नंबर 2 संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है कि उच्च अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच विचारों की एकरूपता कायम रहे, ताकि अधिकारियों या कर्मचारियों पर विश्वास बना रहे और कर्मचारी अपने कार्यों में रुचि लें। नेक्स्ट है सूचना पर्याप्त हो, अधूरी नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसे उस ढंग से प्रेषित किया जाए कि उसका अभिप्राय एकदम स्पष्ट हो जाए। सूचना का कोई भी अंश ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़कर कर्मचारियों के मन में प्रश्न उठते रहें और उनके सामने या समाधान न हो पाए। बात स्पष्ट, विस्तारपूर्वक और आवश्यकता अनुसार नपे तुले शब्दों में कही जानी चाहिए। नेक्स्ट सूचना यथा समय अर्थात सही समय पर दी जानी चाहिए। अधिकारियों को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किस मौके पर क्या आदेश देना उपयुक्त है। प्रत्येक संगठन का कर्तव्य है कि वह इस कार्यकुशलता बढ़ाने के आशय से जो भी निर्देश दें उन्हें कर्मचारियों तक पहुंचाने में देरी नहीं हो, विलंब नहीं हो। नेक्स्ट है संप्रेषण देने से पूर्व संचार या संप्रेषण प्राप्तकर्ता को यदि अधिकारी पहले से ही अपने विश्वास में ले ले तो संप्रेषण की प्रभावशीलता बढ़ जाना संभव है। नेक्स्ट है संप्रेषण की स्वाभाविकता इस बात पर भी निर्भर है कि समय समय पर यह पता लगाया जाए
कि अधीनस्थ कर्मचारियों पर संचार का कितना प्रभाव पड़ा है, अर्थात वे संचार को किस सीमा तक समझ सके हैं। नेक्स्ट है, संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए यह भी आवश्यक माना जाता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को नवीन तकनीक और परिवर्तनों को अपनाने के लिए वांछित प्रशिक्षण दिया जाए। मिलेट ने संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने वाले 7 तत्वों का उल्लेख किया है। नंबर 1, संचार स्पष्ट हो। नंबर 2, प्राप्तकर्ता की प्रत्याशी के अनुरूप हो। नेक्स्ट है, समुचित हो, समय अनुसार हो, एक जैसे हो, लोचदार हो, स्वीकार्य हो। प्रसिद्ध विद्वान टेरी ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस 8 बातों का सिफारिश की, उन्हें डॉक्टर अवस्थी माहेश्वरी ने इन शब्दों में गिनाया है। नंबर 1, वह स्वयं पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए। 2, परस्पर विश्वास स्थापित कीजिए। नेक्स्ट है, अनुभव का कोई एक जैसा आधार खोज लीजिए। प्रसंग का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरणों तथा दृश्यों को काम में लाएं। नेक्स्ट है, विलंबकारी प्रक्रियाओं को व्यवहार में न लाएं। अब नेक्स्ट लेते हैं हम संप्रेषण की कठिनाई या उसकी प्रभावशीलता को घटाने वाले तत्व। संप्रेषण के मार्ग में कठिनाइयाँ एवं अवरोध हैं, उनको घटाने वाले तत्व हमारे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भाषा की अस्पष्टता तथा असंगति और जटिल अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो सकती है। शब्दों के अत्याचार के संप्रेषण अर्थात संचार कठिन हो जाता है। जितनी बार अच्छे से अच्छे शब्द के विचारों को समुचित रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, डॉक्टर अवस्थी और माहेश्वरी के अनुसार विशिष्टीकरण ने जो आधुनिक शासन की विशेषता है, अपनी एक अलग निरर्थक शब्दावली विकसित कर ली है जो संचार का निरोधन करती है। नेक्स्ट नंबर 2, पिफनर ने सैद्धांतिक बाधाओं का उल्लेख किया है। उनके ही शब्दों में पृष्ठभूमि, शिक्षा और प्रत्याशी के अंतर होने के कारण सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों में भी अंतर आ जाता है। संभवतः प्रभावशाली संप्रेषण में ये सबसे बड़ी बाधा है और उन्हें पार करना सबसे कठिन है। नेक्स्ट है, संगठन में विभिन्न व्यक्तियों के पद प्रतिष्ठा तथा उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि भी संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न करती है। जैसा कि देखा गया कि उच्च अधिकारी अपनी प्रतिष्ठा का अर्थ जिस रूप में लेते हैं वह संप्रेषण व्यवस्था के लिए कई बार हानिकारक सिद्ध होती है। जो अधिकारी जरा सी बात पर नाराज होकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए अभ्यस्त होते हैं, उनसे अधीनस्थ प्राय डरे रहते हैं। नेक्स्ट है, संप्रेषण की प्रभावशीलता के मार्ग में एक अन्य बाधा पद सोपान सिद्धांत के अनुसार विभिन्न स्तरों की है। अध्यक्ष, अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच संप्रेषण व्यवस्था अनेक स्तरों में से होकर गुजरती है। इन विभिन्न स्तरों पर संचार या संप्रेषण भाषा के विभिन्न अर्थ लगाए जा सकते हैं, जिससे संप्रेषण के संदेश के बारे में भ्रम उत्पन्न होते हैं और कभी कभी कर्मचारी वर्ग अपने उच्चाधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं के अनुकूल अर्थ लगा लेते हैं। हर्बर्ट साइमन आदि का कहना है कि संप्रेषण को अनेक कारणों से प्रसन्न करने वाली बातों को और की ओर संचालित कर दिया जाता है, गलतियों से संबंधित सूचनाओं को नहीं भेजा जाता। नेक्स्ट है, संगठन का आकार और विशिष्टीकरण भी संप्रेषण के सामान्य प्रभाव में रुकावट पैदा करते हैं। संगठन का आकार जितना अधिक विस्तृत होगा उतनी ही अधिक कर्मचारियों को संबद्ध करने की आवश्यकता होगी। इसके फलस्वरूप संप्रेषण व्यवस्था का जाल और अधिक कठिन हो जाता है या जटिल हो जाता है। विशिष्टीकरण की बाधा भी कम नहीं है। नेक्स्ट है, संप्रेषण में एक अवरोध संप्रेषण अर्थात संचार करने की इच्छा की कमी है। कुछ प्रबंधक तो इसे विश्वास ही नहीं करते कि प्रशासन का कोई सरकारी प्रयत्न और सामूहिक प्रयास है। वे अपने अधीनस्थों के साथ विचार विमर्श करना आवश्यक ही नहीं समझते। नेक्स्ट है, संप्रेषण के मार्ग में एक बड़ी बाधा स्थानों की दूरी है। यद्यपि तार, फोन आदि द्वारा संचार भेजा जा सकता है, तथापि कुछ भौगोलिक दूरियां जहां संप्रेषण साधन पर्याप्त नहीं है।
नेक्स्ट है, यदि उच्च प्रशासक समय समय पर अपनी संप्रेषण व्यवस्था की जांच न करे और उसमें आवश्यक सुधारों के प्रति उदासीन रहे तो भी संप्रेषण या संचार व्यवस्था प्रभावशाली बनाए रखना कठिन है। संप्रेषण व्यवस्था के अच्छे परिणाम प्राय इसलिए नहीं निकलते कि उच्च अधिकारी ये सोचते हैं कि अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश प्रसारित करने मात्र से ही उनका काम पूरा हो जाएगा। आदेशों के क्रियान्वयन के प्रति जागरूक नहीं रहने और न ही उनके लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रोत्साहन करने में रुचि लेते। काम कम बात अधिक, यह उनका सिद्धांत होता है। इस प्रकार संप्रेषण व्यवस्था की इन बाधाओं को समुचित सुविधा और प्रयासों द्वारा मिटाया जाना अथवा बहुत कुछ कम किया जा सकता है। संप्रेषण व्यवस्था का प्रभावशाली होना उनके परिणामों पर निर्भर करता है। यदि निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो संप्रेषण व्यवस्था को सफल समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार ये हमारा संचार यानी संप्रेषण का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।